हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ 6 भारत के पठारी भाग पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने भारत के पहाड़ों, नदियों, मैदानों के बारे में जाना है। अब बच्चे हम भारत के पठारी भागों की ओर चलते हैं। आप पठारी भागों के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि पठार किसे कहते हैं? तो बच्चों पठार किसे कहते हैं? पठार पहाड़ों से अपेक्षाकृत कम ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं। इट मीन्स पठार जो है जैसे कि पहाड़ ऊंचे होते हैं उनसे कम ऊंचे होते हैं, जिनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चोटी की तरह नहीं होकर चपटा और सपाट होता है। इट मीन्स प्लेन होता है, समतल होता है। पहाड़ की अपेक्षा पठारों पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। पठार आसपास के क्षेत्र से एकदम ऊपर उठा होता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग अधिकतर पठारी है। भारत का यह पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से बना है। आपने हिमालय पर्वत और मैदानों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में कि पठार जो हैं कैसे होते हैं। ये है मालवा का पठार। ये भूमि से थोड़ा ऊंचा है लेकिन पर्वतों से नीचे है, तो इसे क्या कहते हैं? ये भाग जो है ये पठार कहलाता है। किंतु पठारी भूभाग इन सबसे पुराना है। इस पठारी भाग की जमीन बहुत कठोर और ऊबड़ खाबड़ होती है। आओ भारत के कुछ ऐसे ही पठारों के नाम जानें, जैसे कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। इन पठारों की स्थिति भारत के मानचित्र में देखिए। आप मानचित्र में देखेंगे कि ये पठार जो हैं कहाँ पर हैं। ये पठार उत्तर में अरावली पर्वत से शुरू होकर, यहाँ से बच्चों शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। तो बच्चों दक्षिण में यहाँ तक फैले हैं, दक्कन का पठार है। यह है बच्चों छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और यह है मालवा का पठार। इन पठारों के बीच से कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। इन पठारों की जमीन मैदानी भागों से कम उपजाऊ होती है, क्योंकि जो पठारी भाग होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। किंतु यहाँ कृषि होती है और इन्हीं पठारों पर कई गांव हैं और नगर बसे हैं। पठारों के बारे में नज़दीक से जानने के लिए ऐसे ही एक नगर भोपाल के भ्रमण के लिए बच्चों का एक दल ग्रुप विद्यालय की तरफ से गया। उनके साथ अध्यापक भी थे उनके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। मालवा के पठार पर बसा हुआ शहर है। मालवा का पठार उत्तरी भारत के मैदान से ऊंचा है। यदि हम दिल्ली से जाएं तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस पठार पर चंबल, बेतवा नदियां बहती हैं। अध्यापक बच्चों को भोपाल शहर घुमाने के बाद 2 झीलों के पास ले गए, जिन्हें बड़ा तालाब और छोटा तालाब कहा जाता है। इन 2 तालाबों को भोज ताल के नाम से भी जानते हैं। इसी के नाम से शहर का नाम भोपाल पड़ा है। तो बच्चों किसके नाम पर पड़ा है शहर का नाम भोपाल? 2 तालाबों के ऊपर, जिन्हें भोज ताल कहा जाता है, एक छोटा और एक बड़ा तालाब। भोपाल घूमने के बाद गाइड ने उनको विदिशा जाने की सलाह दी। सभी बस से विदिशा की ओर रवाना हुए। उत्तर की ओर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद बस घुमावदार रास्ते से नीचे उतरने लगी। इट मीन्स जो पठारी भाग था पठार से नीचे उतरने लगी। वैभव ने पूछा, हम किसी पहाड़ पर तो नहीं चढ़े, फिर यह ढलान कैसे आ गई कि हम किसी पहाड़ पर भी नहीं चढ़े और हम नीचे भी उतर रहे हैं? गाइड ने सबको बताया कि हम भोपाल के पठार से नीचे उतर रहे हैं। भोपाल किस पर बसा हुआ है? मालवा के पठार पर। तो हम उससे नीचे उतर रहे हैं। विदिशा का पठार भोपाल के पठार से कम ऊंचाई पर है। उसने आगे बताया कि विदिशा विंध्याचल के पठारी भाग पर बसा शहर है। बेतवा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। शुमी ने नीचे झुककर कहा, मिट्टी का रंग कैसा है? अध्यापक ने सबको बताया कि इस पूरे पठारी भाग के ज़्यादातर जगहों की मिट्टी काली है। इस काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि कपास की जो खेती है वो कहाँ पर होती है? काली मिट्टी में होती है। बच्चों की रुचि देखकर अध्यापक ने उन्हें पठारी भाग में स्थित एक गांव में ले गए। बच्चों यहाँ पर है कुछ जानने योग्य तथ्य। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है वो कहाँ पर है? विदिशा में है। कगार किसे कहते हैं? दीवार के समान ऊंचा और खड़ा ढाल जो प्राय पठारी क्षेत्रों में होता है उसे कगार कहते हैं। अब बच्चे हम जानेंगे
कगार के तले बसे गांव के बारे में। कगार किसे कहते हैं? विदिशा से चलने पर बालमपुर गांव आ गया। यहाँ स्थानीय नदियां पठार के कगार से उतरती हैं। अपने साथ कंकड़ बालू आदि लाकर कगार के पास वाले क्षेत्र में छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। कगार से कुछ दूर गांव के समतल हिस्से पर काली चिकनी मिट्टी की जमीन है। यह काफी उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में कगार से उतरते स्थानीय नालों पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। इससे दो लाभ होते हैं। क्या क्या होते हैं? लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। दूसरे नदी के साथ आए कंकड़ पत्थर बालूकण खेत तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। गांव के किसानों ने कुएं भी बनाए हैं, लेकिन पठारी भागों में कुएं बहुत कम बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पठार का एक दृश्य है। पठार की जो जमीन होती है, भूमि, वो कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। आलोक ने पूछा कि पठार में जो कुएं हैं वो कम क्यों बनाए जाते हैं? गुरुजी, मेरे गांव में तो कई कुएं हैं। तुम्हारा गांव उत्तर प्रदेश में है, वहां पानी जमीन के नीचे कम गहराई में ही मिल जाता है। पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं, वहां की जो भूमि होती है वो कठोर होती है, अतः पानी बहुत गहराई में मिलता है। इसीलिए यहाँ लोग कुएं कम बनवाते हैं। पानी की जरूरतें तालाब से पूरी की जाती हैं, अध्यापक ने उसे समझाते हुए कहा। अब बच्चों यहाँ पर है, स्वयं करके देखिए। चौड़े मुंह वाले दो बर्तन लीजिए। एक में बगीचे से ली हुई साधारण मिट्टी में बालू मिलाकर रखिए। दूसरे में कठोर पत्थर के टुकड़े रखो। दोनों में धीरे धीरे पानी डालो। ध्यान दो, बर्तन में पानी नीचे चला जाता है और किसमें पानी ऊपर ही रह जाता है। तो बच्चों, आप इसे करके देखेंगे कि क्या होता है। अब बच्चों, हम जानेंगे कि जो पठार के गांव होते हैं उनमें खेती कैसे की जाती है। अध्यापक ने कहा कि गांव जाएं और खेतों की तरफ न जाएं तो गांव आना अधूरा होता है। गाइड ने एक स्थानीय किसान महावीर को साथ ले लिया। बच्चों ने अध्यापक और गाइड को छोड़कर महावीर को ही घेर लिया। नूरी ने उछलकर पूछा, यहाँ आप किस चीज़ की खेती करते हैं? महावीर ने बताया कि यहाँ गेहूँ चना मसूर की खेती की जाती है। तो बच्चों, आपको भी पता चल गया होगा कि वहाँ पर किस चीज़ की खेती की जाती है, गेहूँ चना और मसूर की। हम फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ पशुओं के लिए चारे की कमी रहती है, इसीलिए यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर पशुपालन नहीं करते, केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए ही पशुओं को पालते हैं। अब महावीर ने बच्चों को एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा लिया और बताने लगा, पहले इन पठारी भागों पर बहुत घने जंगल थे। इसमें सांभर चीतल तेंदुए शेर रीछ आदि जानवर रहते थे, लेकिन जंगल कटने से अब जंगली जानवर भी कम हो गए हैं। अब पहाड़ियों के बीच जंगलों में आदिवासी रहते हैं। ये जंगलों से तेंदुपत्ता शहद इकट्ठा करते हैं और आसपास के बाजारों में बेचते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। जंगल से ही उनका जीवन यापन होता है। आजकल सरकार जंगलों को काटने से बचा रही है, साथ ही नए पेड़ भी लगवाए जा रहे हैं। इस काम में गांव वालों को भी रोजगार मिलता है। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आदिवासी किन्हें कहते हैं? जंगल से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? अपने अध्यापक से पूछिए, अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत कीजिए। तो बच्चों, आदिवासी किसे कहते हैं? एक विशेष प्रजाति जो कि जंगल में रहती है। बालमपुर में मकान स्थानीय रूप से मिलने वाली चीज़ों से बने हैं। गांव वाले पत्थर और मिट्टी से जोड़कर दीवारें बना लेते हैं। लकड़ी बांस एवं स्थानीय घास जो कि वहाँ पर पाई जाती है, उसे कहते हैं स्थानीय घास, उसकी सहायता से छत बनाते हैं। कुछ लोग छत को खपरेल, खपरेल किसे कहते हैं? मिट्टी की टाइल्स जो गांव वाले स्वयं बनाते हैं उसे खपरेल कहते हैं, इससे बनाते हैं। कई घरों में छत भी पत्थर के बड़े टुकड़ों से बना ली जाती है। पठारी भागों में पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ के लोग कगार से पत्थरों के नए टुकड़ों को काट लेते हैं। इन टुकड़ों को यहाँ क्या कहते हैं? अलंगा कहते हैं। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि अलंगा किसे कहते हैं। कगार के पत्थरों को ये टुकड़ों में काट लेते हैं, जिन्हें अलंगा कहते हैं। यातायात के साधन के रूप में यहाँ बैलगाड़ी और छोटे छोटे मोटर वाहन चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कच्ची सड़कें पक्की हो गई हैं, इट मीन्स वहाँ भी पक्की सड़कें बनवा दी गई हैं। इससे ट्रकों एवं बसों के चलने में आसानी हो गई है। अब बच्चों ने पूछा, काका क्या इधर के सभी गांव ऐसे ही हैं? महावीर ने कहा, हाँ, पठारी भागों के सभी गांव लगभग ऐसे ही हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक नहीं होती। पूरे पठारी भाग के उत्तरी भाग में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड पड़ती है।
पठार के दक्षिण भाग में गर्मियों एवं सर्दियों में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, इन पठारों में देश के लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब वैभव ने पूछा कि कैसा खजाना? इन पठारों में कई तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा आदि। इन्हें हम जमीन से खुदाई करके निकालते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बच्चों, कहाँ का पठार है जो कि खनिजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। अब हर्ष ने धीरे से कहा, गुरुजी हमें उन जगहों को भी दिखाइए जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। बच्चों, इन स्थानों को खान कहते हैं। तो बच्चों, जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं उस जगह को खान कहते हैं। इन स्थानों पर हम अगली बार आएंगे जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे। अध्यापक ने कहा, अब आप भी चलिए और बस में बैठ जाइए, हमें शाम होने के पहले होटल लौटना है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ भारत के पठारी भाग। बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।